Hello friends, welcome back to our channel Creativity. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. आई होप सब लोग अच्छे हो एंड एग्ज़ाम आ रहा है तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ बर्नली ठकुरिया। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और द पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो बीएड का कोर्स है। एंड क्वेश्चन जब देखोगे तुम लोग तो उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। तो लेट अस बिगिन द वीडियो। ओके, तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी वहाँ पे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कवर हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग 13 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डैश ऑल टीचिंग टाइम इज स्पेंट आस्किंग क्वेश्चन। कितना समय जाता है क्वेश्चनिंग करने में। एक क्लासरूम के अंदर अगर एक टीचर क्वेश्चनिंग करता है तो कितना टाइम जाता है। ये एक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन डाला है। and the options are 1/3, 1/4, 1/6 और none of the above। जो मेरा क्वेश्चनिंग का मैंने कवर किया है वीडियो, वहां पे तुम लोगों को मिल जाएगा। एंड कभी कभी जो फास्ट लर्नर है उनका ऑप्शन अगर करेक्ट हो गया है तो दे कैन स्किप द वीडियो, और या फिर वो प्लेबैक में जाके वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1/3, ठीक है। तो एक पूरा क्लासरूम में जो क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसमें ज्यादा समय 1/3 टाइम इज स्पेंट आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चंस में क्या क्या आ जाए, बेसिक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्लासरूम में स्टार्ट होने से मिडिल में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देन लास्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर स्किल्स तुम लोगों को याद है या फिर अगर याद नहीं है देन यू कैन फॉलो माय वीडियो ऑन द क्वेश्चनिंग। तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग। ओके, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज अबाउट विच विल नॉट कम अंडर प्रोबिंग क्वेश्चनिंग। तो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग के अंदर कौन सा नहीं आएगा, मीन्स 3 करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअली आई हैव कवर्ड ऑल दिस अबाउट क्वेश्चनिंग पार्ट, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, सेकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, डायरेक्टिंग, रीफोकसिंग, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चन। तो देखते हैं कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग होता है वो होता है कि और जानकारी, तुमको एक चीज पता है लेकिन तुमको क्या चाहिए, यू नीड मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। तो तुम क्या करोगे, यू विल आस्क मोर अबाउट, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करो। जैसे किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है तो यू विल आस्क अगेन कि प्लीज एक्सप्लेन इट, व्हाट डू यू वांट टू मीन। सो यहाँ पे सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन विल बी करेक्ट, क्योंकि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग के अंदर ये जो 3 है वो आते हैं, ठीक है, टाइप्स में। डायरेक्टिंग होता है, एक अगर इंसान ने कुछ आंसर दिया है अगेन उस आंसर को या फिर उस क्वेश्चन को एक दूसरे स्टूडेंट को मैंने पूछा और दूसरे स्टूडेंट को पूछा, इस तरह से मैंने क्या किया, आई एम डायरेक्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर। तो देखते हैं ये ऑप्शन भी थोड़ा कंफ्यूजन है ना। तो ये तो करेक्ट हो गया। तो इस तरह से तुम लोग एनालाइज करना, ठीक है। डीफोकसिंग में क्या होता है, और फर्दर किसी ने आंसर दिया, उसी चीज को किसी और को मैंने फिर से रीफोकसिंग किया और को पूछ के उसी आंसर को, ठीक है। या फिर मैं उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से फिर से उसके बारे में और डिटेल्स मांग सकती हूँ। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चन, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चन किस तरह से होता है, जैसे कि अभी हायर क्लासेस में अगर मैं पूछूंगी कि जो कोविड-19 का सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दिस विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर क्यों नहीं करना चाहिए मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन मांग सकती हूँ, डिस्क्राइब करो क्या मीनिंग
मीनिंग है उसका, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन अगर पूछूंगी हायर, तो ये चीज क्या है, एक वो एक स्टूडेंट आइडिया देगा कुछ, उस आइडिया को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो फर्दर इंफॉर्मेशन का एक स्कोप रहता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रेस्पॉन्स जो कि नहीं है प्रोबिंग, दैट इज अ डायरेक्टिंग। ओके, तो seeking further, refocusing and higher order are the correct response. Okay. So question number 13 is about prompting question means prompting question का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी कवर किया है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। which seek the learner to relate, to compare his response with other issues either for similarity or contrast। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है involves questions in terms of hints or clues to the learners, require more information and further clarification, deliberate use of short pause, act as attention attractors। पहले में क्या दिया है, जो एक कंपेयर, कंट्रास्ट, सिमिलरिटी, मतलब दो चीजों में क्या सिमिलर है, दो चीजों में क्या कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, उसका मतलब है क्या प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन। या फिर किसी को क्लू देना, हिंट देना, या फिर कुछ रेफरेंस देना, वो है प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन। या फिर रिक्वायर्ड मोर इंफॉर्मेशन, या फिर फर्दर इंफॉर्मेशन, आगे का इंफॉर्मेशन जानने के लिए, क्लैरिफाई होने के लिए, उसको प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन बोलते हैं। या फिर डिफरेंट डेलिब्रेट, जो शॉर्ट पोज, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा है उसमें मैंने थोड़ा पॉज लिया है ताकि तुम लोगों का अटेंशन आ सके, तो उस तरह का क्वेश्चन है क्या प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन। क्लासरूम में जैसे कि ये वाला जो लास्ट पार्ट है, जैसे कि क्लासरूम में एक टीचर ने दो वर्ड बोला, उसके बाद थोड़ा पॉज लिया क्वेश्चन में, फिर सेंटेंस को कंप्लीट किया, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट के बीच में अटेंशन क्रिएट होता है, या वो प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन है। सो लेट अस सी responses. Let us see the correct response. Okay. The correct response is B, which means it involves question in terms of hints or clues to the learner। मतलब prompting का मतलब क्या होता है, prompt मतलब फटाक से चीजें, ठीक है। तो उसमें जैसे कि एक टीचर है, अगर मैंने कुछ तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा है, अगर वो आंसर तुम लोगों के दिमाग में है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, फटाक से याद नहीं आता है, तो उस केस में टीचर क्या कर सकते हैं, ही कैन गिव सम हिंट, हिंट दे सकते हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं, उसके बारे में बात बोल सकते हैं, ताकि स्टूडेंट को याद आ जाए पर्टिकुलरली एग्जैक्ट क्या है। तो उस तरह का हिंट, क्लूज जब लर्नर को दिया जाता है, मतलब वो टीचर क्या यूज कर रहा है, ही इज यूजिंग प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस। ओके, वेरी गुड, दोज हु हैव गिवन करेक्ट रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14 is about silent, control and active patterns of classroom discourse was divided by। जो कि क्लासरूम डिस्कोर्स में होता है, साइलेंट, कंट्रोल एंड एक्टिव पैटर्न्स को किसने डिवाइड किया है। तो ऑप्शन आर ब्रचर एल्पर्ट, एल्पोर्ट, प्लेटो and none of this। Okay, let us see the correct response। अगर किसी को सोचने में टाइम लग रहा है तो दे कैन पॉज द वीडियो, पॉज करके भी तुम लोग रेस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट रेस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर ए, दोज हु हैव गिवन करेक्ट रेस्पॉन्स, वेरी गुड। एल्पर्ट इज द हैज डिवाइडेड द क्लासरूम डिस्कोर्स, क्लासरूम में जो डिस्कोर्स, जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है टीचर्स लर्नर के बीच में, जो एक डिस्कशन हो गया, ऑरल डिस्कशन, ऑरल मेथड से लर्न करना, डिस्कशन मेथड से, ऑल दिस will come under classroom discourse। this part has also I have covered। तो उसमें silent, control and active pattern has been divided by Alpert। okay, question number 15।
सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम हेल्प्स इज, जो मल्टीलिंगुअलिज्म अगर क्लासरूम में समझना है तो उसमें कौन सा चीज हेल्प करता है, प्रेस्टीज, प्रैक्टिकलिटी, प्राइड और ऑल ऑफ द अबोव। Okay, let us see the correct response. It is all of the above. I have covered the multilingualism part, तो वहां से भी समझ में आएगा। तो उसका मतलब क्लासरूम में जो मल्टीलिंगुअलिज्म को समझना है, so it should cover the prestige part, because every language has its role to play. हर एक लैंग्वेज क्या होता है, अपने आप में ही डिफरेंट प्रेस्टीज या फिर एक स्टैंडर्ड स्टेटस रहता है। सो दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड मल्टीलिंगुअल। प्रैक्टिकलिटी अगर एप्लीकेबल, अगर उस एरिया में उसका यूज होता है, उस देश में भी अगर यूज होता है, सो ऑलरेडी इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम। प्राइड, अगर अपने लैंग्वेज के ऊपर प्राइड है, कहने में शर्म नहीं है, तो उस में भी क्या होगा, इट इज हेल्पिंग, ऑल दिस आर हेल्पिंग अंडरस्टैंडिंग multilingualism. That's why D is the correct response. Very good. Question number 16. Writing to learn and understand include. जब हम लोग लिखते हैं या फिर लर्न करते हैं तो उसमें कौन सा इंक्लूड होगा या फिर अंडरस्टैंडिंग करने में कौन सा हेल्प होगा एक्चुअली। A number option is write for different purpose, instruct them in the craft of writing. जब हम लोग लिखते हैं ना तो उसमें लर्न, लिखने समय में जब हम लोग लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग में कौन सा हेल्प करेगा। अगर एज ए राइटर अगर तुम कुछ किताब लिख रहे हो तो जो रीडर होगा उसको कौन सा हेल्पफुल रहेगा। राइट फॉर डिफरेंट पर्पस, instruct them in the craft of writing. Both A1 and 2 are none of the above. So the correct response is C. Very good, those who have given the correct response. तो लर्न एंड अंडर जो राइटिंग करने के समय जो राइटर होगा उसको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस पर्पस से वो उस आर्टिकल को लिख रहा है, ताकि जो रीडर है उनको पढ़ने में इजी हो एंड दे कैन नो द पर्पस, डिफरेंट पर्पस ऑफ दैट राइटिंग। तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट पर्पस, राइट फॉर डिफरेंट पर्पस मतलब हेल्प करता है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, राइटिंग प्रोसेस में। देन इंस्ट्रक्ट देम इन द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो एक राइटिंग स्टाइल होता है, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल में हेल्पफुल करने के लिए, या फिर जो क्राफ्ट, जैसे कि तुम्हारे आर्टिकल में तुमने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प द रीडर्स टू इन राइटिंग, उसको हेल्प कर सकता है इन राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हो या फिर बुक्स में हेल्पफुल कर सकता है। तो एक इंस्ट्रक्शन भी देता है राइटिंग प्रोसेस। सो ऑल टू A and B is the correct response. उसके लिए means she is the correct. Very good. Question number 17 is about which one is not a component of oral language. Not है, कौन सा नहीं है। Improve auditory skill, develop listening skill, differentiate instructional strategies, learn and extend vocabulary. इम्प्रूव ऑडिटरी स्किल मतलब कौन सा नहीं है। ऑरल लैंग्वेज में अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं तो ऑरल लैंग्वेज तो पहले क्या होता है, जो हम लोग सुन के बोल के जो हम लोग डेवलप करते हैं वो, ठीक है। क्लास अगर स्कूल में भी ऑरल लैंग्वेज का ऑरल टेस्ट रहता है जहाँ पे तुम लोगों को शब्द बोलने पड़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो उसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है।
फर्स्ट इज इम्प्रूव ऑडिटरी स्किल। ऑडिटरी मीन्स सुनाई देना, हाँ, सुन के तुम जो सीखते हो। तो क्या ओरल लैंग्वेज इम्प्रूव करता है जो सुनने की जो स्किल होता है, डिफरेंस लैंग्वेज को, डिफरेंट वर्ड्स को, प्रोनाउंसिएशन को, वो आएगा कि नहीं कंपोनेंट्स, थोड़ा सोचो। देन बी इज टू डेवलप लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल डेवलप करता है क्या? ये भी करेक्ट है, डेवलप लिसनिंग स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा बिकॉज ऑरल के साथ लिसनिंग इज included. Then differentiate instructional strategies. Different instructional जो strategies instruct करना मतलब सिखाने का जो तरीका होता है उसमें differentiate करने को help करता है। And last is learn and extend vocabulary, या फिर different शब्दों का ज्ञान डेवलप करता है। मीन्स vocabulary में different वर्ड के बारे में मीनिंग जानना, डिफरेंट नया नया शब्दों को जानना में हेल्प करता है। सो द करेक्ट रेस्पॉन्स इज, जो कि नहीं है एक कंपोनेंट, दैट इज जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज जो भी टीचर यूज कर रहा है, कौन से मेथड में सिखा रहा है, वो नहीं होगा कंपोनेंट्स में। क्या क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो ऑडिटरी, जो सुनने की, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन वर्ड का, इस ये सब का ऑडिटरी स्किल्स इंप्रूव करेगा। लिसनिंग हैबिट डेवलप करेगा, लोगों को सुनने का। अगर तुम लैंग्वेज सीख रहे हो, नया कुछ लैंग्वेज, तो ऑटोमेटिकली सुनना ही पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इट विल डेवलप लिसनिंग स्किल एंड ऑटोमेटिकली अगर तुमको बोलना भी है तो यू हैव टू लर्न डिफरेंट शब्दों का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो द सी इज करेक्ट। तो वेरी गुड, दोज हु हैव गिवन करेक्ट रेस्पॉन्स। लेट अस मूव टू 18, which will come under transactional text। ट्रांजैक्शनल टेक्स्ट में कौन सा आएगा? ऑर्डरिंग, रिक्वेस्टिंग, प्रॉमिसिंग और ऑल ऑफ द अबव। ऑर्डर देना ट्रांजैक्शनल टेक्स्ट मतलब जो भी एक आर्टिकल में हम लोग लिखते हैं वो कुछ ना कुछ टेक्स्ट स्टाइल यूज करता है, डिफरेंट स्टाइल होता है उसमें। तो ट्रांजैक्शनल टेक्स्ट में कौन सा होगा? ठीक है, ऑर्डरिंग मतलब किसी को ऑर्डर देके जब बोलते हैं ना हम लोग, किस तरह से होता है वो सेंटेंस, तो उस तरीके सा होगा लिखने का तरीका, ऑर्डर देने का तरीका। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज यूज करते हैं, ऑर्डर देने का तरीका कुछ और अलग होता है उसका टेक्स्ट। रिक्वेस्टिंग, प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग यस आई विल ऑब्वियसली डू दिस दैट, इस तरह से का सेंटेंस होगा। तो ये कौन सा होगा? सो लेट अस सी द करेक्ट रेस्पॉन्स। वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबोव। सो ट्रांजैक्शन, जब हम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है खुद का जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको, हमारे जो हम मैसेज देना चाहते हैं उसको ट्रांजैक्ट कर देना या फिर उसको ट्रांसफर कर देना, कि हम, ताकि जो सुनने वाला है उसको समझ में आए कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग हैं। तो वहां पे किसी को अगर हम जैसे कि तुम ये कर दो, अगर गुस्से में भी बोलेंगे, ये ओरल की बात हो गई। जैसे कि तुम लोग कुछ स्टोरी पढ़ रहे हो तो वहां पे कौन सा सेंटेंस ऑर्डर वाला है, किस वे में उस इंसान ने ऑर्डर देके बोला है, वो हमको पढ़ने में ही हम लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं। रिक्वेस्टिंग है मतलब प्लीज यूज किया है, काइंडली यूज किया है, तब उससे मालूम पड़ जाता है। प्रॉमिसिंग में कुछ अलग वर्ड यूज करते हैं, उससे सेंटेंस बनाते हैं। So all this will come under transactional text, and very good, those who have given correct response. Question number 19, which will come under text structure style। text structure style में कौन सा आएगा? Cause and effect, chronological, compare and contrast, it is factual in nature। जो text structure style होता है उसमें कौन सा आएगा? कॉज एंड इफेक्ट वाला, क्रोनोलॉजिकल,
देन कंपेयर करना एंड उसके साथ डिफरेंट। कॉज का मतलब होता है इस चीज के वजह से इसका मतलब घटना हो जाना, मतलब घटित होना, ठीक है। अ, जैसे कि अगर बादल है तो उसका इफेक्ट क्या है, बारिश आ रहा है, या फिर बारिश का इफेक्ट क्या होगा, रेन का इफेक्ट क्या होगा, क्रॉप्स का डेवलप होना, मतलब खेती अच्छा होना, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट वाला। क्रोनोलॉजिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट फॉलो होता है। दिस ऑल हैव आई हैव कवर्ड, ओके। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट मतलब एक दूसरे के बीच में डिफरेंट रिलेशनशिप देखना। जैसे कि पीयर प्रेशर हम लोग देख रहे हैं, पीयर प्रेशर का कुछ रिलेशन है क्या एकेडमिक अचीवमेंट में, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं, कंट्रास्ट उसके ऑपोजिट भी देख रहे हैं, डिफरेंस देखना, ठीक है। एंड लास्ट इज इट इज फैक्चुअल इन नेचर, फैक्ट्स के बारे में बोलना। सो कौन सा होगा, इट इज फैक्चुअल इन नेचर विच विल कम अंडर टेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टाइल, वो है फैक्चुअल इन नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, मतलब 3 करेक्ट है। लैंग्वेज इज कंक्रीट, कंक्रीट होता है। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, लैंग्वेज इज सेल्फ रिफ्लेक्सिव, लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। तो लैंग्वेज कंक्रीट होता है या फिर लैंग्वेज आर्बिट्ररी होता है, या फिर सेल्फ रिफ्लेक्ट, जो हम लोग अपना सेल्फ रिफ्लेक्ट होता है, जो बात बोलते हैं उसका रिफ्लेक्शन, या फिर एम्बिगियस होता है। इन शब्दों का मेरा एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे नहीं मालूम, मेरा हिंदी इतना भी अच्छा नहीं है। सो काइंडली अगर तुम लोग फेलोज या फिर तुम अपने फ्रेंड से पूछ लेना या फिर डिक्शनरी यूज कर लेना, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट अस सी द रेस्पॉन्स। दो कौन सा नहीं है, दैट इज लैंग्वेज कभी भी कॉन्क्रीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दिस इज मतलब ये गलत है। तो लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने अच्छे तरीके से सिखाया है, वो देख सकते हो। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, सेल्फ रिफ्लेक्ट हम लोग करते हैं, हम खुद की बातें को रिफ्लेक्ट करते हैं। एम्बिगियस भी होता है। सो दिस 3 आर करेक्ट एंड लैंग्वेज इज कंक्रीट इज रॉन्ग, ठीक है। वेरी गुड दोज हु हैव गिवन द करेक्ट रेस्पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छी तरह से समझना कि उसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझ लेना। मिकी, a 1 year old speaks English with his parents at home, can speak Spain and Chinese, so he belong to। एक लड़का है मिकी जो कि 1 year old है, 1 साल का है, एंड उसको क्या आता है, इंग्लिश आता है, बिकॉज पेरेंट्स घर में इंग्लिश बोलते हैं। उसके अलावा भी उसको क्या आता है, स्पेन आता है एंड चाइनीस आता है। तो वो कौन से जोन में बिलोंग करेगा, कौन से कैटेगरी में आएगा, सीक्वेंशियल बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअलिज्म, प्रीफरेंशियल बाइलिंगुअलिज्म और सिमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म का मतलब भी मैंने समझाया, जैसे कि 2 लैंग्वेज को जानना बाइलिंगुअल बोलते हैं। मल्टीलिंगुअल में तो 2 या 3 से ज्यादा जब लैंग्वेज जानते हो तो मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। एंड प्रिफरेंशियल बाइलिंगुअल, सिमल्टेनियस बाइलिंगुअल, ऑल आर वन पार्ट ऑफ बाइलिंगुअल का ही डिफरेंट टाइप्स है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इंग्लिश भी उसको आता है, स्पेन जानता है, वो चाइनीज भी बात बोलना जानता है, तो ऑटोमेटिकली द बी नंबर रेस्पॉन्स इज करेक्ट, ओके। वेरी गुड दोज हु हैव गिवन द करेक्ट रेस्पॉन्स। सो इस तरह का रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज मोर डिजरेबल इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में
कौन सा डिजरेबल है, डिजरेबल मतलब एप्लीकेबल होगा, या फिर कौन सा, क्या बोलते हैं, कौन सा एक्यूरेट होगा, वो चीज देखते हैं। A teacher delivering a lecture on the basis of the text and his own research। एक टीचर लेक्चर दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट एंड हिज रिसर्च। क्या कर रहा है वो टीचर, टेक्स्ट का भी यूज कर रहा है, किताब वगैरह, सॉरी किताब नहीं, डिफरेंट जो उसने लिखा है उसका यूज कर रहा है, एंड हिज ओन रिसर्च, उस फील्ड में उसने डिफरेंट रिसर्च भी किया है कि कौन कौन सा काम आएगा, या फिर डिफरेंट 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर को उन्होंने इकट्ठा करके कंटेंट एनालिसिस करके वो पढ़ा रहा है, तो वो भी एक रिसर्च में आ जाएगा। या फिर ए टीचर डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट एंड स्टैंडर्ड बुक, या फिर एक टीचर जो कोर्स कंटेंट के हिसाब से चल रहा है एंड एक स्टैंडर्ड बुक यूज कर रहा है, वो टीचर मतलब वो एप्लीकेबल रहेगा क्या, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रहेगा क्या क्लासरूम में सिखाने के लिए। और ए टीचर आंसरिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय स्टूडेंट, या फिर टीचर क्लासरूम में गया है, जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है उसका ही आंसर दे रहा है, उस वो एप्लीकेबल रहेगा। या फिर ए टीचर मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड टेकिंग अटेंडेंस रेगुलरली, या फिर एक पूरा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला टीचर आके सिर्फ अटेंडेंस लेता है रेगुलरली, या फिर वो एप्लीकेबल रहेगा। थोड़ा सोचो, अपना भी लॉजिक लगाओ। So response, the correct response is A. Very good, those who have given the correct response. A क्यों accurate रहेगा? Because अगर एक टीचर खुद उसने नोट बनाया है by doing some research work मतलब उसने फिर से उसको स्पेसिफिकली उस नोट को या फिर टेक्स्ट को जो भी पढ़ा रहा है उसको स्पेसिफिकली बनाया है बाय डूइंग हिज ओन रिसर्च कि कौन सा अच्छा रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट 3-4 बुक उसने यूज किया है, रिफरेंस को देख के उसने उस टेक्स्ट को बनाया है। सो ऑल दिस प्रोसेस इंक्लूड्स द रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस करके कौन सा बुक अच्छा रहेगा उसके हिसाब से, उसके अलावा भी डिफरेंट इंटरनेट सोर्स का हेल्प लेके लास्ट में स्पेसिफिकली उस चीज को बना के he is delivering his lecture. So the most accurate is A. Very good. Then the last question is the taking in of new information is termed as, taking in of new information मतलब जब हमारे दिमाग में क्या होता है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। अगर कुछ नॉलेज तुमको चाहिए तो देयर आर दैट इन्वॉल्व सम स्टेप्स और प्रोसेस। तो न्यू इंफॉर्मेशन लेना, लेने को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं, या फिर रिसेप्शन। प्लीज फाइंड आउट द, जैसे कि इन चीजों का नाम हिंदी में एक्यूरेटली क्या होगा, प्लीज फाइंड आउट। ओके, सो एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एकोमोडेशन का मतलब क्या है, ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड इन स्कीमा थ्योरी। स्कीमा अगर पढ़ा है या फिर अगर तुम लोग चेक कर सकते हो वो भी मेरा वीडियो, तो वहां से पिक्चर्स भी मैंने दिया है, तो वहां से क्लियर हो जाएगा व्हाट डज स्कीमा मीन्स। ठीक है, तो अगर वो याद है तो यू कैन गिव द करेक्ट रेस्पॉन्स। नया इंफॉर्मेशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले किसी को क्या एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे कि एक बच्चा फर्स्ट टाइम डॉग को देख के उसने क्या किया, ही हैड लर्न कि उसको क्लासरूम में केजी क्लास में उसको पिक्चर दिखाया गया है कि दिस इज कॉल्ड एज डी फॉर डॉग, ए फॉर एप्पल। तो दैट प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन, आज जैसे कि तुम लोग बीएड सेकेंड ईयर में हो, जो नया कोर्स है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम
फर्स्ट जब तुम लोगों ने कुछ नया नया इंफॉर्मेशन लिया या फिर गेन किया, सीखा कुछ नया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट रेस्पॉन्स इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है नया इंफॉर्मेशन जब हमारे माइंड में स्टोर होता है, जब फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। स्कीमा थ्योरी देख लेना तो और भी क्लियर हो जाएगा विथ एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर्स। ओके, so very good, those who have given correct response, you are doing great, and work hard, study well, and exam के लिए all the best. I will make more videos मैं बनाऊंगी, लेकिन जैसे कि हिंदी में मुझे प्रॉब्लम है, so I hope तुम लोग समझ पाओगे। आई हैव नो रिसोर्स इन हिंदी, हिंदी में मेरे पास कुछ रिसोर्स नहीं है, दैट्स वाई एक्यूरेट वर्ड मैं नहीं बना पा रही हूँ या फिर ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हूँ। एंड अगर तुम लोगों को मैं जितना कोशिश हुआ मैंने हिंदी में समझाया है, एंड ईच ऑफ माय वीडियो आई एक्सप्लेन्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को हेल्पफुल हो। एंड थोड़ा वर्क मैं आप लोगों के ऊपर भी दे रही हूँ, ताकि सब कुछ बनाया बनाया ना मिले, तुम लोग भी थोड़ा हार्ड वर्क करो, ताकि जब खुद हम लोग करते हैं ना तो वो याद रह जाता है। तो इस चीज का अगर तुम ट्रांसलेट कर लोगे तो ये एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल remain in your mind and it will help you in future. So with that note I will end this video, एंड अगर कुछ भी सीखा है नया तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, बिकॉज शेयरिंग को केयरिंग माना जाता है। जितना शेयर करोगे नॉलेज, तुम्हारा नॉलेज उतना ही बढ़ेगा। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर पीडीएफ चाहिए इसका। सो थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, and comment down your response. It gives me motivation to make more videos. Thank you very much.